सैयद सरवत जोहा के साथ। पर्दे को हमारे यहाँ खास मुकाम हासिल है। ये गलत ख्याल है कि पर्दा कुछ छिपा देता है, ऐसा नहीं है। वैसे पर्दा जो कुछ होता है असल मंजर तो वही होता है। पाकिस्तान में फन मौसीकी का बेअंदाज़ा मौत पर घराना अल्लाह मारूफ मौसीक़ार अल्लाह करता साहब पर अल्लाह की खास नजर इनायत हुई। ज़माना गुजरा मगर अब भी माशाल्लाह ये नाम फन मौसीकी के हवाले से हमारा फख्र रहेगा। इनके घर से क्या क्या फनकार कुछ आए ये हम सब जानते हैं। आप बता चुके हैं फरूक भाई, जावेद अल्लाह करता, कमर अल्लाह करता। कमर अल्लाह करता मेरे इशरत भाई से पहले के दोस्त हैं, इनके बड़े भाई। और मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि कराची में आजकल जो कुछ भी हो रहा है तो वो बेचारे भी मुसीबत में आए और कुछ माह कबल कमर अल्लाह करता को नहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया और इसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए। और कमर भाई मेरे वो पहले दोस्त थे जो मौसीकी के हवाले से मेरे दोस्त बने। इशरत से तो मेरे शिकागो में रहा या फिर हमारा दोस्त इशरत अदर था। ये सब मौसीकी के नाम पर सितारे हैं और हमारे आबू हैं। ये घराना पर्दा मौसीकी के हवाले से बहुत मशहूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी फिल्म या किसी ड्रामे में इन भाइयों में से कोई काम ना करे और सिर्फ पर्दा की बात हो। मेरे इन सबसे दोस्ताना ताल्लुकात मैं जानता हूँ कि तमाम भाइयों में इशरत अल्लाह होता सबसे ज्यादा शर्मीले हैं। काम मौसीकी और शोबिस का और तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ। ये औरतों से ज्यादा गिटार के करीब रहते हैं। मिजाज काफी हद तक मजहबी भी है। शायद अपने इस अनोखे इंतजार या कम्बिनेशन की वजह से इन्होंने रास्ता बताने वाला GPS भी खुसूसी पैसे देकर उर्दू में बनवाया है। आप उनके साथ सफर करें इनकी गाड़ी आपको सुनने को मिलेगा। चौधरी साहब आगे से बाई जाने मुन्ना तो है मगर ख्याल है दूसरी तरफ बाजार है, नजरे ना घुसने, बहुत ख्याल से शाबाश अल्लाह देख रहा है। या एक बार मैंने ये भी सुना कि चौधरी साहब फिर एग्जिट मिस कर दी। होश करी यार, यू टर्न कर ले मगर ख्याल से पीछे ज्यादा ना देखे, पिछली गाड़ी में कोई बेबाक खातून मौजूद है। अल्लाह उसको हिदायत दे ना दे। आप अपना ध्यान रखो, क़यामत के रोज आपका हिसाब आपसे लिया जाएगा, उस औरत को छोड़ो। पसे पर्दा मौसीकी के असरार पे भी एक रोज खुल गए। और ये थोड़ा सा सख्ती ये उन दोनों का किस्सा है जब मेरा लिखा एक ड्रामा गालिबन जीत या कोई और इख्तितामी मराहिल एडिटिंग और डबिंग हो रही थी। पसे पर्दा मौसीकी भाई से अल्लाह कर दिया। मैं बहुत इन्हमाट से इंटरेस्ट लेके अनीता जी मैं आपके लिए काम आसान कर रहा हूँ। इंटरेस्ट लेके ये सब देख रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था, मैं कुछ सीखना भी चाहता था। मगर एक रात मैंने ये फैसला कर लिया कि आइंदा मैं टीवी के लिए कुछ नहीं लिखूंगा तो सिर्फ खबरनामा, क्योंकि उसमें मौसीकी नहीं है। रात के 2 बजे इशरत का फोन आया। जोहा था बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, माजरत, मगर ये काम अहम है कि मुझको ये टेप स्टूडियो डबिंग करके ये देना है। 1-2 चीजें आपसे दरियाफ्त करें। इशरत की तकरीर खत्म हो गई। कोई बात नहीं पूछे, मैं नजाकतों को जानता हूँ। ये निदा घर से भागी है या उसको अगवा किया गया? इशरत ने दरियाफ्त किया। कौन निदा? सर आपके ड्रामे की हीरोइन। ओ निदा, उसे अगवा किया। मैंने स्क्रिप्ट याद करके हुए कहा ठीक है। इशरत अचानक खुश हो गई। एक बात मैं पूछूं, समझ में नहीं आ रहा, ये रात के 2 बजे निदा का मामला समझ में नहीं आया। वो राइटर की राय बहुत अहम होती है और सिर्फ पर्दा मौसीकी के लिए मैं क्लियर नहीं हो रहा था। वो देखे ना, अगर निदा घर से भागी होती तो मैं शायद बंसुरी या कोई गिटार बजा देता, मगर ये अगवा का केस है, अब मुझको बालक बजाना। आपका दूसरा सवाल मैंने गहरी सांस लेके कहा जी, सीन नंबर 70 में कुद्दूस साहब का इंतकाल हुआ है।
इशरत ने कहा, जी हुआ होगा, मुझको याद नहीं, मैंने बेजारी से कहा, आपका क्या ख्याल है? जरा उनकी उखड़ती हुई सांस पर मैं तेज तबला बजा दूं? और जैसे जैसे सांस उठेगी मैं सारंगी तेज करके आखिर में ढोल बजाकर उसका दम निकाला। इशरत ने बहुत महारत से मौसीकी के राग में बोल, आपका जो दिल चाहे वो खुदा के लिए करे, लेकिन प्लीज डू नॉट कॉल। मैंने एक गिलास ठंडे पानी का पिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। फोन की घंटी दोबारा, सो तो नहीं गए। दूसरी तरफ इशरत, एक और बात अगर आप बुरा ना माने। जी बोले, मैंने इखलाक का काम हाथ से नहीं कर। वैसे स्क्रिप्ट आपकी है, ड्रामा आपका है, कहानी आपकी है। एक जगह मैं एक राय देना चाहता हूँ, जरा ड्रामा जानदार हो जाएगा और मौसीकी के लिए एक बहुत रूम बन जाएगा। वो हमीद और उनकी बेगम का झगड़ा आपने अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा शूट भी हुआ है, उस लड़की ने भी काम बहुत अच्छा किया। तो फिर मैं चौंका। मेरे ख्याल में उसी सीन में जब हमीद अपनी बेगम को किचन में डांट रहा है और बहुत तेज में भी है, जरा हिम्मत करे कुछ ऐसा करते कि हमीद अपनी बेगम को चाकू से मार दे। चाकू भी है, जगह भी है, कुशादगी भी है, बीवी भी मौजूद है, बहुत अच्छा रहेगा। मौसीकी के लिए मुझको कई सीक्वेंस मिल जाएंगे। इशरत अपनी बात खत्म की। भाई आपका मशवरा अच्छा है, मगर इशरत चौंका। मगर क्या हुआ था? ड्रामा बहुत अच्छा हो जाएगा, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। मैंने सांस ली गहरी और मैंने कहा कि मगर ये कि मैं ड्रामे में हकीकत के करीब रहना चाहता हूँ। ड्रामा राइटर को जेर नहीं देता कि वो ड्रामे में किसी भी किरदार से कुछ ऐसा काम करवाए जो वो अपनी जिंदगी में खुद ना करे। कहा जाता है कि शौक छुपता नहीं है, ये किसी न किसी तौर कभी न कभी दूसरों पे आश्चर्य के दरवाजे खोल देता है। हमारे इदारे फनगाम के साथियों में इशरत अल्लाह, अमीन हैदर, फरूक ख्वाजा के अलावा एक अहम नाम आसिफ सलीम का भी है। जनाब फनकार मिजाज हैं, उनको होना भी चाहिए क्योंकि वो मुश्ताक अहमद साहब जो हमारे मायनाज टीवी और रेडियो के फनकार रहे थे, उनके साहबजादे। आसिफ सलीम को किसी जमाने में अदाकारी के शौक ने आम किया। हम अदाकारी का जुनून उन पर सवार है। उनकी बेगम ने मिन्नतें मांगी, देगें और चादरें चढ़वाई। एक दिन सोते में अजवाइन में फिटकरी और अदरक मिलाकर दरबार अगरबत्ती के साथ भाभी दे दिया। भाभी की खाला ने जब ये भांजी की हालत देखी तो साहिवाल जाकर तावीज भी ले आई, लेकिन कुछ असर न हुआ। और फिर आखिर आसिफ सलीम ने एक तारीखी ड्रामे में काम कर लिया। तारीखी इसलिए नहीं कि वो टीपू सुल्तान या मोहम्मद बिन कासिम के बारे में था, तारीखी इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उनकी बेगम की दुआएं इस ड्रामे के बाद पूरी हुई। हुआ क्या था उसका जिक्र मैं मुख्तसरन कर दूँ। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ कासिम जलाली थे। बेटा तुम्हारा मसला हल कर दिया, जलाली भाई ने उससे कहा। मसला? वो कौन सा? अरे यार तुम तो किसी पर राजी नहीं हो रहे थे जावेद के किरदार के लिए, मैंने ढूंढ लिया एक नया चेहरा। आप नहीं? मैंने पूछा। अरे यार मुश्ताक अहमद का बेटा है, कुछ अदाकारी के जरासीम हैं उसमें। मुश्ताक साहब यकीनन बड़े फनकार हैं, मगर जलाली भाई ये कोई कसौटी तो नहीं है। जलाली भाई ने मैंने अपना नुक्ता पेश किया। तुमको मालूम है वो बहुत मुश्किल आ गई। मैं सिफारिश पे यकीन नहीं करता। मैंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा ऑडिशन होगा। जलाली भाई ने मुझको कहा। फिर मैंने दरियाफ्त किया। फिर क्या यार, ठीक था ऑडिशन। मैंने स्क्रिप्ट दे दिया, कल बुलाया, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी मुलाकात जरूरी है। उन दिनों मेरे लिखे ड्रामे को हमारे नावल प्रोड्यूसर भाभी ने भी बताया, कासिम जलाली का हीरो के किरदार के लिए हम दोनों में उस वक्त तक इत्तेफाक नहीं हुआ था। अब मैं मुतमईन हो गया कि जलाली भाई की आंखें फनशनास हैं, वो कहाँ गलती करेंगे, मगर फनशनास आंखें भी गलती करती हैं, ये हमको बाद में पता चला। आसिफ से मुलाकात की, ऑडिशन की रिकॉर्डिंग भी देखी, ठीक थी। दफ्तर में किसी मातहत को डांटने का मकाम में थे। आसिफ सलीम ने ठीक अदाकारी की। चंद दिनों बाद मामला आगे बढ़ा और ड्रामे की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ड्रामे के लिए चंद फनकार दूसरे शहर से आए थे, तो जलाली भाई ने वो पहले शूट किया।
आसिफ ठीक काम कर रहे थे। वालिद और चचा से गुफ्तगू, हीरोइन के बाप से मुलाकात, दोस्त के साथ गपशप, घर में आए हुए चोर को पकड़ के मारना वगैरह वगैरह। यहाँ तक बात काबू में थी, मगर उसके बाद वो ड्रामा बिल आखिर तारीखी मोड़ पे दाखिल हो गया। आसिफ सलमा जावेद से बहुत प्यार करती है, जरा बेबाक लड़की है मगर है बहुत अच्छी। जलाली भाई आसिफ को हीरोइन के बारे में समझा रहे थे। हम दोनों ने गौर किया कि आसिफ का चेहरा शर्म से लाल होकर तमतमा रहा था और उसकी गर्दन झुक गई थी। और ये देखो, इन लाइनों को अच्छी तरह याद कर लेना, ये बहुत उम्दा लाइनें हैं। हम दोनों की मेहनत बेकार ना जाए। जी बेहतर, आसिफ चले गए। जलाली भाई ये तो शर्मा रहा था। मैंने हैरत से कहा, अब हर कोई तुम्हारी तरह बेहुदा थोड़ी होता है। जलाली भाई ने कहा, देख ले, मुझको जरा फिक्र है सलमा के किरदार के साथ क्या आसिफ सलीम मैच कर लेगा। उनका शर्माना कहीं मसला ना हो। डोंट वरी, देख लेंगे यार, कर लेंगे। मगर आपने एक बात गौर नहीं की। वो चौंके वो कहने लगे, कौन सी बात? मैंने कहा, अब तक की तमाम शूट में आसिफ ने सिर्फ मर्दों से मुकाबले किए। आपने जो ऑडिशन किया था वो भी यू आर राइट। चलो देखते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद उरूसा क्यों है, उसकी डेट भी सर पर है। तुम जानते हो उरूसा पर मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन फिर देखते हैं। कासिम जिलानी की फंशनास आंखों से वाहिद गलती ये हुई थी कि वो आसिफ के अंदर के शर्मीले इंसान को नहीं पहचान सका। ये हम लोगों को बहुत बाद में मालूम हुआ। तब तक आसिफ ने तो जिंदगी में किसी गैर खातून को लाइव मुस्कुरा कर भी नहीं देखा था, और पहली बार जब देखा तो वो खातून उनके निकाह में आ चुकी थी। ड्रामे का जावेद अब हमारे हवासों पे सवार था। ठीक समझ गया, ये मुझको बहुत एतमाद से कहना है। आप फिक्र न करें। कैमरा ऑन होने से पहले आसिफ ने हमसे कहा। सलमा अदाओं के साथ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आसिफ ने 2-3 बार मशक की, मगर सलमा से अलग थे और मेकअप के साथ फिर वापस आई। जलाली भाई और मेरी दोनों की आंखें आसिफ पे जमी हुई थी। सलमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आसिफ को मुश्किल हो रही थी। सलमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जलाली भाई जल्दी से कहो। आसिफ ने पानी का गिलास पिया और शायद हिम्मत भी जमा की और फिर ये कह दिया। टेक हो गया। आसिफ पसीने में शराब हो और पूरा बदन कपाल लगा। बाहर चले गए। हम दोनों ने गौर से रिकॉर्डिंग देखी। आसिफ ने जुमला कह दिया था, मगर सलमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ के बजाय घबराहट में, माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो मैं उसको डब करा दूंगा, हमारे पास टाइम नहीं है। जलाली भाई ने तुरंत कहा। एक और मंजर के लिए जलाली भाई आसिफ को समझा रहे थे। देखो, ये रोमांस है जब तुम ये कहोगे कि मुझको इन खूबसूरत हाथों की नाजुक मगर मजबूत जंजीर पहना दो, तो तुम्हें सलमा के दोनों हाथ पकड़ने। आसिफ की परेशानी खाप देती है। नहीं जानते हो आसिफ की परेशानी खाते की थी। ओके सर, आसिफ ने जलाली साहब से कहा, अब कोई गलती नहीं, बहुत वक्त ज़ाया हो गया। आसिफ ने सलमा के करीब आकर कहा, मुझको इन खूबसूरत हाथों की नाजुक मगर मजबूत जंजीर पहना दो, मगर हाथ पकड़ना भूल गए। 2-3 बार यही हुआ। जलाली भाई को गुस्सा आ गया। काबिया करती जलाली, बस अब अगर हाथ नहीं पकड़ा तो यू आर आउट। दिस इज योर लास्ट चांस। जलाली भाई ने आसिफ सलीम से कहा। रीटेक हुआ। आसिफ जब वो जुमला कह रहे थे कि मुझको इन खूबसूरत हाथों की नाजुक मगर मजबूत जंजीर पहना दो, तो जलाली भाई ने कैमरे के पीछे से इशारा किया, हाथ पकड़ो। आसिफ बेहद परेशान थे। आसिफ आगे बढ़े, सलमा को जल्दी से देखा, जुमला अदा किया, हाथ भी पकड़ लिया, मगर वो हाथ सलमा का नहीं, सलमा के पास खड़े लाइटमैन का। बाद में पूरा मंदिर ड्रामे से निकाल दिया। आपने कभी ऐसा लगता है कि जहाँ देखने का रास्ता बना देती। आसिफ ये जुमला अच्छा बोल रहे थे, मगर शर्म की वजह से सलमा की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे थे, तो वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था। जलाली भाई ने कई अटेम्प्ट की, नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि तुम किसी मर्द की आंखों में आंखें डाल के
लाइटमैन को बुलाया, आसिफ ने कहा इट वॉज ओके, लेकिन जलाली भाई का कहना यह था कि इससे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। जलाली भाई को भी गोया जिस सवाल हो गई, नहीं ये मंजर मैं नहीं करता। इसी आसिफ सलीम से मैं काम कराऊंगा और फिर बताऊंगा अधिकारी किसको कहते हैं। आसिफ कल सुबह तुम मेरे पास आए। आसिफ ने कहा ठीक। सुबह उन्होंने क्या किया ये मैं जरा इख्तिसार करूं। अगले दिन वो सुबह सवेरे आसिफ सलीम को भैंस के बाड़े में ले गए। वहां भैंस की आंखों में आंखें डालकर आसिफ ने कहा आपने कभी अपनी आंखें देखी? ऐसा लगता है जहां देखती एक रास्ता बना लेती। बाद में इस मंजर को बहुत खूबसूरती से सलमा के साथ एडिट कर दिया गया, मगर मैं जानता हूं कि कितनी देर एडिट होती रही जलाली भाई आसिफ सलीम की शर्माहट को कोसते रहे। इसी तरह काम मुश्किलों से आगे बढ़ता रहा, मगर वो मुकाम भी आ गया जब हमने ये फैसला किया कि ये ड्रामा ना हो तो बेहतर है। आसिफ अब जावेद सलमा के घर आएगा। सलमा पहले से तैयार होगी, फिर तुम दोनों को भाग जाना। क्या? मैं यानी जावेद सलमा को भगा कर ले जाएगा? आसिफ ने सूखे गले से कहा हाँ भागोगे जब तो सलमा तुम्हारी हो सकेगी, क्योंकि समाज बहुत जालिम तुम दोनों को एक नहीं होने दे रहा। तुमको सलमा को दुनिया से छीनना है। सलमा सिर्फ तुम्हारी है, सलमा को तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जलाली भाई बहुत मोहब्बत से स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड आसिफ को समझा रहे थे। फिर आसिफ अब खड़े हो गए थे। फिर क्या, तुम दोनों वहां से निकल कर कोर्ट मैरिज कर लोगे और शाम की फ्लाइट से भूटान चले जाओगे, क्योंकि वहां तुम्हारा होटल का बिजनेस है। आसिफ के चेहरे पे एक अजीब रंग आ चुका था। क्या हुआ आसिफ? यार ड्रामे का तुमको ही तो शौक था। मैंने आसिफ सलीम से कहा वो ठीक है जवाब भाई, मगर मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि अपनी बीवी से वेफाई करूं। जब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता तो ड्रामे में सही, लेकिन ऐसा क्यों करूं? और रही बात भूटान की, तो मैं तो शादी के बाद बीवी के बगैर मलीर तक नहीं गया। आसिफ के अंदर का शर्मिला मासूम या बीवी से खौफजदा शौहर अब मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुका और फिर को हमने वाइंड अप कर दिया। काफी नजर एक छोटी सी वो शाम को दफ्तर से घर पहुंचा। उसको देखकर साड़ी में लिपटी हुई बीवी बड़े चाव से आई। नमस्ते। बीवी हाथ जोड़े खड़ी। ये माफी क्यों मांगी? माफी नहीं, नमस्ते कर ली। बीवी मुस्कुराई और माथे पे जमी बिंदिया को ठीक कर दी और फिर बड़े चाव से आगे बढ़ी और झुक के शौहर की पहुंच हुई। अरे ये क्या कर रही है? वो तो कह रही है, वो हैरान था कि अब तक तो रोज जूते वो खुद उतार अनिता जी आप सुनिएगा। अपने 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 चरणों से अलग न करें। मैं आप नहीं हूँ और आप पर मेरा अधिकार है। मेरी प्रेम कविता आपके शुभ नाम पे अधूरी है। बीवी की आवाज वही सुबह वाली थी, मगर सारे अल्फाज अजनबी। क्या पत्नी अधिकार? आर यू ओके? वो कर रहा है। अभी बहस जारी थी, बच्चों की आवाजें आने लगी। बेसमेंट सारी होगी। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, हमें शांति मिलेगी। भगवान करे मंदिर से हमारे लिए प्रसाद लाए। उसने गौर से बच्चों को देखा, ये उसी के बच्चे थे। तादाद भी वही थी जो सुबह छोड़कर गए। उसका सर खुलने लगा। वो मजीद कुछ कहे बगैर ऊपर की दफ्तर से घर आ गया। माँ के पास जाना उसकी अच्छी आदत। वो माँ के कमरे में गया। माँ बिस्तर पर आंख किए। अम्मी आदाब। वो बिस्तर के साथ खड़ा हो गया। माँ ने आंखें की। आ गया तो ठाकुर। क्या? वो हैरान था, परेशान हो गया। तू मेरी चिंता न कर, मुझको भगवान पे विश्वास है। भगवान तेरी हर तपस्या दूर करे। शांति लोकसभा नहीं भगवान देगा। इस शांति कारण तेरा परिवार इस जीवन में। मेरे खुदा, उसने छत को देखा, छत पर आ रही। वो तेजी से दौड़ कर नीचे आया। बीवी एक अलग अंदाज से साड़ी का पल्लू ठीक कर। कॉल बेल बजी और उसने नहीं।
तुम्हारी रसोई में बत्ती जल्दी देखकर चली आई, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा नारियल होगा? तुम्हारे जीजा जी का आज जन्मदिन है, बस इसी कारण आज पूरे रात उसको दीप जलाने। ना ही चली गई उसने अपनी बीवी को घूरा। बताओ कि क्या है, ये सब क्या है? इससे पहले कि बीवी कुछ कहती, बच्चे चिल्लाने लगे, पिताजी पिताजी हम बताते हैं, पिताजी हमारे अभी नाहिद आंटी की तरह जी आ रही है। ये तहजीबों की खामोश सरसराहट हमसे बहुत कुछ कहती, हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यकीन जाने हमारी ज़बान, जो भी हमारी ज़बान है, हमारी उर्दू हो हिंदी हो, हमें हमारी अपनी ज़बान जिंदा रखनी है। अमरीका का मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़बान या भाषा को नजरअंदाज करें। बहुत अच्छा।